कक्षा 7 विषय विज्ञान 8 में लेसन पवन तूफान चक्रवात का आधा जो आपने किया था पिछली वीडियो में उससे आगे का पार्ट करेंगे। तो देखो 8.4 टॉपिक है कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण ही उत्पन्न होती है। इसका अर्थ क्या है कि यदि पृथ्वी की ये दो ध्रुव है, एक जगह ठंड है और एक जगह गर्मी है, इनके तापमान में क्या होगी, असमानता होगी। तो फिर क्या होती, जब ऐसा होता है तो एक दूसरे के तापमान को नियंत्रण करने के लिए ऐसे पवनें बहती है, जिससे ही इसका मतलब क्या, असमान रूप, यदि एक जगह गर्म है एक जगह ठंडा है, असमान है, तो इसी कारण उत्पन्न होती है। तो देखो कि यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला जो है वो है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो इन क्षेत्रों में पृथ्वी के सतह के निकट की जो वायु है वो कैसी हो जाती है, फिर गर्म हो जाती है। गर्म होती ही वायु प्रसारित हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। तो फिर ठंडी जो वायु है फिर उस तरफ बहने प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे धाराएं उत्पन्न होती है। तो देखो, तो ठंडे स्थानों से फिर खाली स्थानों की तरफ धाराएं बहती है। उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती है। ध्रुवों पर व पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की वायु से अधिक ठंडी होती है। तो इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिनका स्थान लेने के लिए फिर ध्रुवों से ठंडी वायु, जैसे यहाँ पे कोई ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है तो सूर्य की ऊष्मा पड़ती है। इस कारण यहाँ की जो वायु है फिर वो गर्म होती है। जो वायु गर्म होती है फिर वो ऊपर उठ जाती है। तो ये वाला स्थान खाली होता है, यहाँ पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। तो फिर ठंडी वायु इसका स्थान लेने के लिए इधर से इधर की ओर प्रवाहित होती रहती है। तो इसी प्रकार ही पवनें जो है वो प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण, असमान का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कहीं ठंडी है कहीं गर्म है। गर्म है तो वो कैसी हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो फिर ठंडी वायु उनकी जगह स्थान लेने के लिए आ जाती है। इस कारण जो पवन का जो प्रवाह है वो 30 डिग्री से फिर किस ओर होता है, 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो दिशा में जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी के कारण, इसी को देखते हुए ही इसी को मद्देनजर रखते हुए ही इसका पवन का जो घूर्णन होता है। इसके बाद थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। तो अपने जो अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा है। तो ग्रीष्म काल में जो थलीय क्षेत्र है वो क्या होता है, जल्दी से गर्म होता है, तेजी से गर्म होता है, और शाम के समय तेजी से ही वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो अधिकांश जो समय है वो थल का जो ताप है वो समुद्र की अपेक्षा फिर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इससे जो पवनी है वो समुद्र से कहाँ की ओर, थल की ओर बहती है। तो यह मानसूनी पवन होती है। एक ऐसी पवन होती है, मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, ऋतु है। मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अरबी शब्द से हुई है। मेन रूप से पवन का प्रवाहित होना चाहे तो वो भूमध्य रेखा के आसपास था। तो भूमध्य रेखा के आसपास भी यही था कि जो सूर्य के निकट की सतह है वहां की वायु गर्म होती है, और गर्म होती ही वायु कहाँ उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो फिर दूसरे ध्रुवों से ठंडी वायु उस स्थान को ग्रहण करने के लिए वहां की ओर प्रवाहित होती है। यही सेम थल और जल का है कि थल है वो गर्मी में क्या होता है, एकदम से तापमान उसका बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा गर्म जल्दी से भी थल होता है, और सबसे ज्यादा ठंडा भी थल ही होता है। तो जब गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म हुआ तो वहाँ की जो हवाएं हैं वो पवन है वो कहाँ उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो फिर समुद्र से जो पवनी है वो थल की ओर बहने लगती है।
यह फिर कौन सी पवनें हैं? मानसूनी पवन कहलाती है। इसके बाद ये आपको थल पर विशेष रूप से देखो, राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी जो पवन है वो अपने साथ हिंद महासागर से काफी जल वाष्प लेकर आती है। ऐसे पवनें बहती है, आप देख रहे हो ये वाला निशान है, ऐसे ये सारे क्या है पवनें बहती है, ऐसी बहती है। और ये वाला जो है वो शीतकाल में है। शीतकाल में उनकी दिशा क्या होगी? उल्टी होगी। ग्रीष्म काल में दिशा कैसी थी? ऐसी थी। तो शीतकाल में कहाँ होगी? उल्टी होगी। तो ये शीतकाल का है। शीतकाल में जो पवन प्रवाह की दिशा है वो कैसे हो जाती है? विपरीत हो जाती है। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, वही लाइन लिखी है कि शीतकाल में पवन के प्रवाह की जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। तो समुद्र से जो आने वाली पवन है वो अपने साथ क्या लाती है? जल वाष्प लाती है, जिससे फिर क्या होती है? वर्षा होती है। और यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। जल चक्र के बारे में सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में समुद्र का जो पानी है वो जल वाष्प के रूप में उड़कर आसमान में चला जाता है, तो फिर बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो फिर क्या होती है? वर्षा होती है और बूंदों के रूप में पानी वापस समुद्र में आता है। तो यही एक जल चक्र है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश की जो किसान है उनकी जो फसल है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है। सही समय पर और अच्छी वर्षा होगी तो जो किसान है वो अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद आप उठा सकते हैं। आपकी सहायता के लिए एक कविता दी जा रही है। देखो क्या दिया है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। बहुत ही अच्छी कविता दी हुई है। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। हमेशा ही जो वर्षा है वो सुखदायी नहीं होती। सही समय पर ही हुई वर्षा सुखदायी होती है। तो कभी कभी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपरों में या अपने आस पड़ोस से सुना होगा कि इस बार जो वर्षा हुई उससे बहुत हानि हुई। तो ऐसा क्यों होता है? जब पकी हुई फसल पर वर्षा होती है तो वो फसल क्या होती है? खराब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इसी के बारे में लिखा है कि हमेशा ही है वो अच्छी नहीं होती, सही समय पर ही अच्छी होती है। तो हम दो घटनाओं के बारे में और जानते हैं। देखो, तड़ी जंजावत और चक्रवात, ये क्या चीज़ें हैं? देखो, तड़ित जो जंजावत है वो भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो अक्सर आता है और ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है और पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ लेकर ऊपर की ओर जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब बारिश हो रही होती है तो बिजली सी चमक होती है, उसे कहते हैं तड़ी जंजा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ी जंजावत। ये कैसे उत्पन्न होता है? देखो, अभी अपने जो पीछे पूरे चैप्टर में किया कि वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठी, ऊपर उठती है तो वह जो हवा में जल के कण होते हैं उनको अपने साथ लेकर जाती है। तो फिर हवा से वो जब जल की बूंदें टकराती है तो एक बिजली की चमक उत्पन्न होती है। इसे ही क्या कहते हैं? तड़ित जंजावत कहते हैं। यदि जंजा के साथ तड़ित भी गिरे तो उसे तड़ी जंजावत कहते हैं। इसलिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। बारिश के मौसम में आपने अपने बड़े लोगों से, आस पड़ोस से सुना होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो,
यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें या खुली जमीन पर न लेटें। खुली जमीन पर तो बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए, लेकिन छोटे वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। खिड़की के निकट न बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। धातुओं वाली चीज़ों को तो यूज ही न करें। कार बस में आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है, और यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। देखो, तड़ित जो झंझावात है वही चक्रवात बनते हैं। कैसे बनते हैं कि आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है। देखो कि बादल के बनने से जल वायुमंडल से जल ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। और इसके जो फलस्वरूप वो केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है, और फिर वो उसकी पुनरावृत्ति अनेक बार हो जाती है। तो इसी चक्कर में एक निरंतर वो बहुत ही निम्न वायुदाब का एक तंत्र बन जाता है, जिसके निर्माण के साथ होता है चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है, और मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। वायु वेग और वायु दिशा, ये दो जो तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। तो देखो कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे जंजाकार नेत्र कहते हैं। जंजाकार नेत्र किससे कहते हैं? चक्रवात के केंद्र को। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। यो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट क्षेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का जो प्रक्रम है वो अत्यधिक जटिल होता है। इसे प्रतिरूप के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। देखो नीचे की ओर वायु कैसे जाती है, धारा प्रवाह कैसे हो रहा है, चक्रवात की गति करने की दिशा कौन सी है। ये नेत्र है, बीच वाला भाग नेत्र है। ये ऐसे ही एक चक्कर बन जाता है उच्च वायुदाब का, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलते हैं ये सारे भागों से। ये धारा प्रवाह है। तो ये एक चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, देख कर ही डरावना लग रहा है, तो फिर इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तड़ित झंझावात है। चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाशों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। फिर भी देखो कि जो चक्रवात होते हैं वो काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज़ पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही यह चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके घात से कोई भी नहीं व्यक्ति भी नहीं बच सकता। जान माल की भी बहुत हानियाँ होती है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल स्तर उच्च स्तर तक उठ जाता है। यह उठता हुआ जो जल है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। ऐसा लगता है मानो जल की जो दीवार है वो तट की ओर बढ़ती जा रही है, और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जो पानी है वो कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली जो लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है।
चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। चक्रवात को सारे ही अलग अलग नाम देते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप में से हरिकेन नाम कहते हैं और फिलीपींस और जापान में से टाइफून कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं हर जगह। देखो कि किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम या 1 किलोमीटर उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है, फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण हैं। टोर्नेडो का जिन्होंने खुद देखा है उस हालात में क्या होता है, उन्होंने विवरण दिया है कि मैंने बादल को अपनी ओर आते हुए देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। जो घर था वो कहाँ उड़ गया? हवा में उड़ गया। तूफान के बाद हम गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था तो हमें वहां टूटे हुए बोर्ड वृक्षों की शाखाओं के साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियां, खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। इतना भयावह स्थिति हो गई थी। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करने किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता और बचाव के लिए अपने घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर ऐसे बैठना चाहिए। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष, अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाते हैं। टोर्नेडो हैं वो हमारे देश में अधिक नहीं आते। ये गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं और इनकी जो संरचना है वो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु यदि कोई विनाशकारी होता है तो उसका वेग होता है 300 किलोमीटर प्रति आवर्स। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। जो भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। हमने पढ़ा कि सभी जो जंजाह या तूफान नीमन दाब के तंत्र होते हैं। तो निर्माण गर्मियों के मौसम में देखो शाम के समय कई बार पहले ही आभास हो जाता है कि आज आंधी आएगी या तूफान आएगा। तो ऐसा उस वायुमंडल वातावरण में उमस से महसूस होता है ना, तो यही है कि नीमन दाब के तंत्र होते हैं। तो इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है और पवन के वेग माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वायुमापी कहते हैं। ये वायुमापी के आपको डायग्राम दिखाई गई है। प्रभावी सुरक्षा जो उपाय हैं, क्या उपाय हैं कि पूर्वानुमान तो लग ही जाता है, तो उसी समय जो संस्थाएं हैं, मछुआरे, जो आम जनता को जो वहाँ पे मतलब समुद्री तटों पर हैं, उनको चेतावनी देकर जल्दी से दूर करना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जनता द्वारा क्या है कि जो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार जो चेतावनियाँ आती है उनको नज़रअंदाज न करके उनको सीरियस लें और हमें अनिवार्य जो घरेलू सामान हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध कर लें। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचें और आपातकालीन सेवाओं की जो टेलीफोन नंबर की जो सूची है वो अपने साथ रखें। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में हैं तो आप क्या सावधानी का ऐसे जल को पीने के लिए प्रयोग न हो जो संदूषित हो सकता है। किले, स्विच, खंभों से दूर रहें। महज मनोरंजन के लिए ही उसमें भ्रमण करने बाहर न निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें और अपने पड़ोसियों, मित्रों की भी सहायता करनी चाहिए यहाँ तक हो सके। तो आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। आजकल जो भी
मतलब पूर्वानुमान होता है वो भी 48 घंटे जब 72 घंटे पहले ही आ जाता है कि 72 घंटे पहले बाद इस जगह भारी बारिश होगी, यहाँ तूफान आएगा। तो जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी बहुत बढ़ गई है। चक्रवात सतर्कता या चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात के निकट होता है तो हर घंटे या आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये चक्रवात, तूफान, पवन, वायु के बारे में बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन से भी संबंधित चैप्टर था। आपका जो चैप्टर था पूरा हुआ। धन्यवाद।